जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज साइंस के 100 एमसीक्यू लेकर के आया हूं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ठीक है यह क्वेश्चन मैं सेट किया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाता है, भार बढ़ जाएगा या भार क्या हो जाएगा, पट जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे ये क्या है, मेरा एक छड़ है, ठीक है, लोहे का। अब इसमें हम हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है, नीचे से एनर्जी देंगे तो इसमें इंक्रीज होगा अणुओं की संख्या, ठीक है, मोलिकुल्स की संख्या क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आंसर जो है वह ये है, वह क्या होगा, चाल जो अणुओं की चाल जो है वह इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड है, किसी वस्तु के ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी है उसके अणुओं के कुल वेग का और डी है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसकी सूचक होती है? ध्यान रखेंगे, आंसर जो है अणुओं की औसत गतिज का ऊर्जा का होता है, ठीक है। थर्ड है, वस्तु का ताप सूचित करता है, वस्तु का ताप सूचित करता है, किस पर सूचित करता है? संपर्क करने पर ऊष्मा, ठीक है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी। बी है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। सी है उस वस्तु में पृथ्वी में प्रभावित होगी। डी है पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। क्या वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर, ठीक है, संपर्क करने पर क्या होता है? तो अपेक्षाकृत, ठीक है, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ए ध्यान रखेंगे। 4 है, किसी वस्तु के ताप में, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है या आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? आंसर डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। 5 है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की, ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है या चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है या भार बढ़ जाता है। तो द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वेट से कोई मतलब नहीं है, और चाल और ऊर्जा, इसी दो चीजों पर निगाह हमें जमाए रखना है। तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाता है, ठीक है, गर्म करने पर चाल घट जाता है, क्योंकि देखिए मोलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, आयरन में वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बनाकर दूरी में रहते हैं, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो ये द्रव्य में चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी जो है वह क्लोज हो जाएगी, ठीक है, अणुओं की। तो इसमें चाल जो है, ठीक है, गर्म करने पर बढ़ जाएगा और ठंडा करने पर घट जाएगी। 6 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। किस प्रकार की ऊर्जा है? जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? कहने का अर्थ है हीट के बारे में कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? देवी ने, रमफोर्ड ने, सेल्सियस ने, फारेनहाइट ने। तो इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है, किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्मा से रिलेटेड है प्यारे साथियों। यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे रमफोर्ड ने दिए थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिए थे। 7, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को वापस में घिसकर पिघला दिया था? 5 कहता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ठीक है, बर्फ के 2 टुकड़ों को
आपस में घिसकर पिघला दिए थे, रमफोर्ड ने, जूल ने, या हेवी ने, ठीक है, या सेल्सियस ने, किसी भी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से जरूर आंसर देंगे। 8 कहता है जब कभी, ठीक है, कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा के कार्य में बदली जाती है, ठीक है, तो किए गए कार्य या उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, कितना होता है, 4186 जूल प्रति कैलोरी, बी है 4.186 जूल कैलोरी, सी है 4.186 इंटू 10 अर्ग कैलोरी, डी है उपयुक्त में सभी। तो क्वेश्चन मेरा कहने का अर्थ है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। आंसर जो है वह डी है, उपयुक्त में सभी। निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही, यहां पर W बाय, ठीक है, Q दिया हुआ है, फिर यहां पे उसी तरह है, तो यहां पे W को W मत समझिएगा, तो ये प्रति का मतलब ये बाय का चिन्ह दिया हुआ है। मैथ में जो होता है, साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। 10 है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में, ठीक है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा ऊर्जा में होता है, सी है आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, और डी है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर आंतरिक ऊर्जा में होता है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, आंसर सी आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11 है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पुनः सुन लीजिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए पानी अर्थात जल तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, जल में उबलनीय पदार्थ के कारण, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च ताप पर होती है, ठीक है। आंसर जो है वह सी होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 12 है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, और डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशेष निकलता है। अर्थात एनर्जी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि शीतकाल में हेडपंप, ठीक है, वह देखे होंगे शीतकाल में हेडपंप जब चलाते हैं कुआं वगैरह का पानी तो वह गर्म निकलता है। ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है, आंसर बी, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्नों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 13 है एसआई सिस्टम में तापमान का इकाई क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में तापमान के इकाई क्या होता है, आंसर ये केल्विन होता है। 14 है इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो एसआई यूनिट जो होता है तापमान का वह केल्विन होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछता है। 14 इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। आंसर डी, डिग्री सेल्सियस। 15 ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो ताप का एसआई मात्रक जो है वह सेल्सियस, केल्विन अभी बताए थे, वह केल्विन ही होगा, ठीक है।
ताप का सेम सिस्टम है, सेम क्वेश्चन आ गया। 16 है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना, तो 4.2 जूल। बी है 4.2 इंटू 10 जूल। फिर सी है 4 इंटू 10 जूल। और डी है 4 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ, मतलब डिग्री में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1 किलो कैलोरी का जो संख्या होती है, मान जो होता है, वह किसके बराबर होता है। आंसर सी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल होता है। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात 4.2, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10 1 कैलोरी जूल। 17 है जलप्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर अपेक्षा अधिक होने के कारण। ठीक है, क्या क्वेश्चन, जलप्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण अंधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बी अंधतल का पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। सी है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। डी है गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो जल प्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण मुख्य कारण क्या है दोस्तों। आंसर सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। 18 है गर्मियों में ताप, ठीक है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। कैसे महसूस करता है, रेगिस्तान में पौधों की छाया में बैठकर। बी अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। सी अपने शरीर में पानी का संचय करके। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्मियों में ताप जो है 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। आंसर बी अपने शरीर में ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ठीक है, 19 है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक में क्या फर्क पड़ेगा प्यारे साथियों। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है, क्योंकि यदि आप बताते हैं आंसर 90 का ए घट जाएगा। 20 गैस तापमापी बर्फ तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस, ठीक है, यहां पे बर्फ होगा। गैस तापमापी बर्फ तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। बी एक प्रसार गुणांक अधिक होता है। सी हल्की होता है। और डी विशिष्ट ऊष्मा का कम होता है। तो गैस तापमापी बर्फ तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी किस रूप में माना जाता है। आंसर बी प्रसार गुणांक अधिक होता है। 20 ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। सीवेक के प्रभाव पर, ठीक है, जूल के प्रभाव पर, यहां जूल दे दिया, यहां जूल होगा, जूल के प्रभाव पर, पेलेटियर के प्रभाव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म तापमापी, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। आंसर सीवेक के प्रभाव पर निर्भर करता है। सीवेक एक महान वैज्ञानिक थे साइंस के, ठीक है, तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था और उनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ पे सीवेक का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, और सीवेक का प्रभाव जो ताप युग्म तापमापी, अच्छा मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों का आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। यदि नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर आपको जाकर के दिक्कत होगा। ठीक है, 22 का अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। प्लैटिनियम प्रतिरोध तापमापी से। बी है ताप युग्म तापमापी से। सी है पूर्ण विकिरण तापमापी से। डी है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। क्या की जाती है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो 22 का आंसर सी, ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से। 23 पूर्ण विकिरण उत्तम मापी है। ठीक है, उत्तमा मापी है, अर्थात यहाँ पे रेडिएशनल के बारे में बता रहा है, टोटल रेडिएशन
तो 23 का सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 22 का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया। यदि ऐसे प्रश्नों का यदि आप हल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जो है वह 23 का आप देने का प्रयास करें। यदि दे लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो देंगे। स्टीफन के नियम पर प्रभाव करता है, ठीक है। 24 दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। जैसे एक पिंड से, ठीक है, दूसरे पिंड, एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट तक नापने का जो टाइम टेबल है, किसके द्वारा, ताप युग्म तापमापी द्वारा, ठीक है। तापमापों के बारे में बढ़ रहा है, टेम्परेचर, फेटनियस प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। 24 का आंसर सी, पूर्ण विकिरण उपमा द्वारा। 25 ठंडे देशों में पारक स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयत दी जाती है। ठंडे देशों में पारक स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य द्वारा रूप में वरीयत दी जाती है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। बी अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालन होता है। सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। क्या होता है 25 का आंसर ए, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। 26 विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। 100 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है से 250 डिग्री तक। बी है 100 डिग्री से कुछ और। सी है 250 डिग्री से 500 डिग्री तक। और डी है 800 डिग्री से ऊपर सेल्सियस में। तो विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम माप सकते हैं, ठीक है, कितना तक इससे नापी जा सकती है। आंसर जो दिया हुआ है वह डी होगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नापी जाती है। 27 है थर्मोकप ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। दो धातुओं, बी है दो एक अदृश्य पात्रों को, सी है दो अदृश्य धातुओं को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपट ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तापो कपट द्वारा बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन से ही, दो अदृश्य धातुओं द्वारा। 28 सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनियम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, हैरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो सूर्य का टेम्परेचर किससे नापा जाता है। आंसर सी, पैरोमीटर तापमापी द्वारा। 28 9 निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव्य तापमापी। तो निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है, किससे नापा जाता है। 29 का बी ऑप्शन, विकिरण तापमापी द्वारा। 30 निम्न में से कौन सही है। फ़ारेनहाइट प्लस 32 डिग्री, फिर बी है फ़ारेनहाइट प्लस 32, फिर यहाँ पर दिया हुआ उसी तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का आंसर जो है वह बी ऑप्शन सही, फ़ारेनहाइट माइनस, ठीक है, 32/9, फिर माइनस सेल्सियस में दिया हुआ बाय 5। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। 31 का था सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तथा हिमांक फ़ारेन होते हैं क्रमशः। सेल्सियस माप क्रम में जल का क्वथनांक कितना पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। और सी है 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस। डी है 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस माप क्रम पर जल का क्वथनांक कितना मापा जाता है। 31 का आंसर जो है वह बी होगा, ठीक है। 32 ताप के सेल्सियस पैमाने
पर परम शून्य ताप होता है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। तो ताप के सेल्सियस पैमाने मापने का परम शून्य ताप होता है, क्या होता है? आंसर डी। ठीक है, डी जो बिल्कुल सही है, -273 डिग्री सेल्सियस पर। 33 केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो केल्विन मान में सामान्य मानव का ताप क्या होता है? आंसर डी। ठीक है, 310 डिग्री। 34 है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान मानी जाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। आंसर जो वह डिग्री -100 डिग्री सेल्सियस जो है वह दोनों में, सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में सेम माना जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 35 कहता है न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी है -300 डिग्री सेल्सियस और डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप क्या मापा जाता है? आंसर 35 का ए, -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, क्या होगा? ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, क्या होगा? -32 डिग्री सेल्सियस, बी है 40 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 112 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर, ठीक है, वस्तु का तापमान यदि 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का मान क्या हो जाएगा? इसके लिए निकालने के लिए भी हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 36 होता है। 37 कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगी? मतलब 37 कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगी? कितने डिग्री के बराबर होता है? हाफ डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री, 64 डिग्री या 273 डिग्री। तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्रियां होती? 37 का बी, 32 डिग्री। 38 का मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस का तापमान कितना होगा? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, ठीक है, 98 पॉइंट अर्थात 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर, ठीक है, 0 डिग्री तापमान में क्या डिफरेंस होगा? तो 40.16, बी है 36.89, सी है 35.72 और डी है 32.36 डिग्री। तो 38 का आंसर है 38 का बी। ठीक है, 39 कहता है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का ताप माप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है, ठीक है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का ताप क्या होता है? क्या होता है? आंसर डी। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो मैसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी है 100 डिग्री से अधिक या सभी असत्य है। तो देखिए दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री है तो मंसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्यों डिफरेंस होगा? हो सकता है कि वहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर जो पहाड़ी इलाका है
तो मैदानी इलाका दोनों में टेम्परेचर में अंतर हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में कंथनाक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मंसूरी जो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। 41 है, एक मनुष्य का तापक्रम, ठीक है, एक मनुष्य का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे सेल्सियस होगा, सेंटीग्रेड, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। एक मनुष्य का तापक्रम टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 140 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट, 130 90 फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम यदि 60 डिग्री है, उसका तापमाप में क्या हो जाएगा, आंसर ए 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट। 42, किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य में के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या था, 98.5 फ़ारेनहाइट, बी है 98.6, सी है 68 फ़ारेनहाइट, डी है 66 पॉइंट फ़ारेनहाइट, मतलब 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, सरलता से मिल जाता है, सस्ता से हानिकारक नहीं होता, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान होता है। तो तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर 43 का सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 44, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे थे, लकड़ी उष्मा के कुछ चालक होते हैं, डी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, सी इसमें पात्र सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है। तो धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 44 का ये लकड़ी उष्मा के सुचालक होती है। 45 है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर, जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। जैसे आपने देखा होगा होटल में कि गर्म चाय डालते ही वह ग्लास जो है वह क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी है जल वाष्पित हो जाता है, डी है गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। तो 45 का आंसर जो वह अचानक गिलास विस्तृत हो जाता है, वह क्या, जो उसके कण जो होते हैं गर्म से क्या हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वह टूट जाती है। 46 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है, आंसर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब माइनस होगा, हाँ, तो ऐसे प्रश्न आपको हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, इजी है, पर क्या है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि घुमा दिया है, ठीक है। 47, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, क्या करें, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन और उसके में क्या बढ़ोतरी, इकसार रूप से बढ़ जाता है, इकसार रूप से कम हो जाता है, पहले बढ़ती है बाद में कम होती है, और डी है पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो जब बर्फ में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, तो जल का जो आयतन है प्यारे साथियों, आंसर डी, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाती है। 48, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, क्या करें, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन, ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है फिर बढ़ेगा, बी है जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा या 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, सी है जल का आयतन लगातार घटेगा या 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम रहेगा, डी है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो यदि जल को
ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होता है? आंसर 48 का ए। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। 49, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मियों के कारण, ठीक है, उसमें अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है? सुनिए क्वेश्चन का। ठीक है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। बी है गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाते हैं। सी है गर्मी के कारण रबड़ खड़ा हो जाता है या हवा की जगह देने लगते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइकिल में ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फटते हैं। ठीक है, उसमें अणुओं की गति जो होती है, मॉलिक्यूल्स वो की संख्या, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अणुओं की रफ्तार, ठीक है, घर्षण, उसमें एनर्जी आ जाता है जिसके कारण बढ़ जाती है। 45, शीशों की छड़, ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि इसकी चौड़ाई, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती, अव्यवस्थित रहती है। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होगा? ध्यान रखेंगे, आंसर डी, व्यवस्थित होती है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।